हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी घटना चक्र पुस्तक के आगे के वीडियोस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन लेसन के ऊपर 2 वीडियोस दोस्तों प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप वो दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये दोनों वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्योंकि वर्णमाला से आपके दोस्तों सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर जो ईओ वाला, अधिशासी अधिकारी वाला एग्जाम पेपर है दोस्तों, उसमें वर्णमाला से आपका 15 नंबर का सिलेबस दिया गया है। उसके अलावा जितने भी यूके SSC और यूके PSC के द्वारा एग्जाम्स कराए जाते हैं, सभी में हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी वर्णमाला के इस लेसन में मैंने आपको सारी चीज़ें, जितने भी फैक्टर पूछे जाते हैं इस लेसन से, सभी कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो आपने अगर इससे पहले के दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें, तभी आपको ये तीसरा वाला पार्ट समझ में आने वाला है। तो इससे पहले दोस्तों हम 80 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम 80 से आगे के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर हिंदी का टॉपिक वाइज दोस्तों टेस्ट सीरीज है। वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चन या मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बता दिया था। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। फिर स्पर्श व्यंजनों को उसके उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि जिनका उच्चारण कंठ से होता है तो उन्हें कंठी व्यंजन कहते हैं। फिर तालवी से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य से होता है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंती से होता है तो उसे दंती व्यंजन बोलते हैं। और ओंठ या होंठों से होता है तो उसे ओष्ठी व्यंजन बोलते हैं। तो इससे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत के ऊपर हम सभी क्वेश्चनों के बारे में बात कर चुके थे। क वर्ग के सारे कंठ में है, च वर्ग के सारे तालव्य में है, ट वर्ग के सारे मूर्धन्य में है, त वर्ग के सारे दंती में है, और प वर्ग के सारे व्यंजन जो है प, फ, ब, भ, म। आपको पता है ना, स्पर्श व्यंजन के 5 कॉलम बनते हैं। मैंने आपको बताया था के, टी, एम 2 सब में 5-5 होते हैं। और जो पांचों वाला होता है क्या, ङ, य, ण, न, म, यह सभी क्या होते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं या नासिक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसी में दोस्तों प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, प वर्ग आते हैं प, फ, ब, भ, म। और इन सभी का उच्चारण देखिए, आप जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके होंठों से इनका उच्चारण होता है। आपके होंठ चिपकते हैं, प, फ, तो होंठों से इनका उच्चारण होता है, इन्हें इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कंठ के आगे 2 ऑप्शन, तालव्य के आगे, इसी प्रकार मूर्धन्य के आगे, इसी प्रकार दंती के आगे। फिर आपको वहाँ पे छाटना होगा, दंत्योष्ठ पूछ देगा, ओष्ठ पूछ देगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कौन सा नहीं है, कौन सा इस प्रकार का व्यंजन नहीं है, किसका उच्चारण नहीं होता, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आप इसको रिविजन करके नहीं जाएंगे ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सबसे सरल टॉपिक है दोस्तों, जहाँ पर आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। या आपका जितने भी नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे 2-3 नंबर का तो हर पेपर में आता ही है वर्णमाला से, तो उतने नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये ओष्ठी व्यंजन होते हैं। आप लोगों को पता है प, फ, क्योंकि इसमें उसका उच्चारण जो होता है होंठों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठी व्यंजन दोस्तों कहा जाता है। ठीक है। और इनकी परिभाषा दोस्तों कुछ नहीं है। देखिए, जिसका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठी कहते हैं। जिनका उच्चारण तालव्य, यानी कि जो हमारी ऊपर की छत होती है मुंह के अंदर, उसके जो हमारा पश्च भाग से होता है उसे तालव्य कहते हैं। जिसका अग्रभाग से होता है मूर्धन्य, उसे मूर्धन्य कहते हैं। जिसका दांतों के आसपास जब हमारी जीभ टच करती है तो उसे दंती कहते हैं। ओष्ठ में हमारे होंठों से क्या होता है, उच्चारण होता है। और प, फ, ब, भ, म ये सभी क्या है दोस्तों, यह सभी ओष्ठी व्यंजन होते हैं। इसमें दोस्तों अगर म पूछा जाएगा तो म क्या होता है, नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प, फ, ब, भ, म क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। ट, थ, द, ध, न दंती व्यंजन होते हैं। और च, छ, ज, ज, य तालव्य व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ कंठी व्यंजन होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है। अब देखिए, ओष्ठ मैंने आपको दोस्तों 2 यहाँ पे स्वरों के बारे में देखिए, सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वह स्वर दिए गए हैं। ठीक है। तो ओष्ठी में मैंने आपको बताया दोस्तों क्या होते हैं, 2 स्वर ओष्ठी कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ओष्ठी स्वर दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। तो ऊ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओष्ठी वर्ण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग
कि सभी जो होते हैं दोस्तों यह क्या होते हैं, ओष्ठी वर्ग में आते हैं, जबकि आ, ओ और आ दोस्तों कंठी वर्ग में आता है। ई जो है वो किस में आता है दोस्तों, छोटा ई और बड़ी ई तालव्य वर्ण वर्ग में आता है। देख सकते हैं आप, छोटा वो ओष्ठ वर्ग में है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ठीक है, तो हिंदी की ओष्ठ ध्वनि दोस्तों इसमें से कौन सी है, प, फ, ब, भ, म, यानी कि भ इसमें से क्या है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ये आपको याद रखना है। भौ जो है दोस्तों आपकी ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत प वर्ग आता है, भौ इसके अनुसार क्या है, ओष्ठ ध्वनि है, और स्वरों में दोस्तों ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ठीक है, तो चौ में दोस्तों क्या है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, क्यों, क्योंकि चौ क्या होता है, तालव्य होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की ब ध्वनि किस प्रकार की है, तो ब क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि होती है, प, फ, ब, भ, म, याद रखना है आपको। अगला दोस्तों बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है, य, र, ल और वो। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है, य, व, र, ल, ठीक है। और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, सघोष और महाप्राण होते हैं, ये आपको याद रखना है। सभी सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, व, र, लो क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। वैसे तो सभी अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफाइडली पूछेगा तो दोस्तों य और व को, य और व को दोस्तों अर्धस्वर या यण स्वर भी कहा जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, य और व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर या यण स्वर कहा जाता है। वहीं तो दोस्तों र को क्या कहता है, र को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, लुंठित वर्ण कौन सा है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण दोस्तों कौन सा है, र है। वहीं ल को दोस्तों क्या कहा जाता है, ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो य और व को क्या कहा जाता है दोस्तों, यण स्वर कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। उसी प्रकार लौ को दोस्तों कहा जाता है क्या, पार्श्विक व्यंजन, क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और ह का मैंने आपको बताया था, ह को अलिजीवी और काकल्य वर्ण के रूप में या व्यंजन के रूप में जाना जाता है। यह सभी जो पॉइंट हैं दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, तथा अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ और तालु, जीभ का तालु, दांत और होंठों के आपस में सटाने से होता है, परंतु कभी भी जीभ जो होती है, होंठ जीभ जो हमारे होंठों को, दांतों को और तालु को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, इसी कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, व, र, ल, और इनके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और वहीं दोस्तों व और फ को क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। व और फ को दोस्तों दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है, दंतोष्ठ भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। व और फ, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष और अल्प प्राण होते हैं, सघोष और अल्प प्राण अब होते हैं। अभी मैंने आपको अल्प प्राण महाप्राण बताया नहीं है दोस्तों, अभी अच्छी तरीके से मैं आपको थोड़ी देर में आगे जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा दोस्तों, लौ क्या है हमारा, इसमें से अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। 4 होते हैं, य, व, र, ल, इसमें से लौ क्या है दोस्तों, इसे पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, य, व, र, ल अंतस्थ व्यंजन है, प, च, ट आदि स्पर्श व्यंजन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह क्या है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, तो इनमें से दोस्तों अंतस्थ वर्ण है कौन सा, वह दोस्तों इसमें से क्या है हमारा अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। य, व, र, ल क्या होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों को परस्पर सटाने से होता है, हालांकि इसका पूरी तरीके से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो इसमें से दोस्तों देखिए य, व, र, ल अंतस्थ भी होती है, तो ब दोस्तों हमारी क्या है, अंतस्थ नहीं है। ब क्या होती है दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि होती है। इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, दोस्तों वैसे तो सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, लेकिन स्पेसिफाइडली पूछा जाएगा तो य और व दोस्तों आपके कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इन्हें यण स्वर भी कहा जाता है, य और व को। अगला हमारा प्रश्न है, सही कथन चुनिए, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों
य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, य और व ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अर्धस्वर कहलाती हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, यण स्वर भी कहा जाता है य और व को। इसी के साथ साथ व को दोस्तों दंत्योष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण होता है वह क्या होता है? व्यंजन और स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वैसे तो य और व चारों को अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफाइडली दो के संदर्भ में पूछे तो य और व को तो अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। अगला तो यही सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी क्या देखिए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। नहीं, व्यंजन का उच्चारण हमेशा दोस्तों स्वर की सहायता से होगा, ठीक है। वहीं दोस्तों अवधेश का विग्रह अवधन देश नहीं होगा, अवध धन ईस होगा, ठीक है। क्या होगा? अवध धन ईस होगा अवधेश का वो, ठीक है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। नहीं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 नहीं है। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है। लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, मैंने बताया हुआ भी है पीछे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य व र लो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो य और व दोस्तों हमारे क्या हैं? अर्धस्वर हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था 25 होते हैं। क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग, यह सभी क्या होते हैं दोस्तों? हमारे सभी जो हमारे वर्ग आते हैं यह स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों? य हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि य क्या है दोस्तों? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, यह सभी क्या होते हैं दोस्तों? हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वैसे दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें ना, तो व्यंजनों का वर्गीकरण मेनली दो आधारों पर किया जाता है। एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अगर उच्चारण स्थान के आधार पर बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण दोस्तों कितना? 7 प्रकार से किया जाता है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वत्स्य और दंतोष्ठ, ठीक है। अभी वत्स्य भी आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको कंठी का बता दिया, तालव्य बता दिया, मूर्धन्य बता दिया, दंत्य बता दिया, ओष्ठ बता दिया और दंत्योष्ठ बता दिया। दंतोष्ठ में क्या होता है? दांत और ओंठ दोनों से उच्चारण होता है। जो सभी ध्वनियाँ होती हैं इनकी ऊपर वाले दांत और निचले वाले होंठ से वो और फौ का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। ऐसे दोस्तों वत्स्य भी होता है, ठीक है। वत्स्य में क्या होता है? वत्स्य के अंतर्गत जो भी ध्वनियाँ आती हैं उनका उच्चारण किससे होता है? वत्स्य भी बता देता हूँ चलो आपको। वत्स्य में जो भी ध्वनियाँ आती है उनका उच्चारण क्या होता है? दांत और मसूड़ों से होता है, ठीक है। इनका उच्चारण दांत और दंतमूल वाले मसूड़ों वाले भाग से होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों वत्स्य में? ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वत्स्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सौ आता है दोस्तों, रो आता है, लो आता है, ठीक है। वैसे हालांकि दोस्तों इनका वत्स्य सिर्फ उच्चारण स्थान के आधार पर कहा गया है। मूल जो इसका क्लासिफिकेशन है वही है। जैसे हमने सौ को दंत्य सौ में पढ़ा, ऐसे हमने रॉ को पढ़ा, ऐसे हमने लॉ को पढ़ा कि लॉ हमारा या रॉ और लॉ हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे हमने वॉ को भी दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में पढ़ा, लेकिन वॉ को हम दंतोष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से वत्स्य इनका उच्चारण क्या होता है? वत्स्य की तरह भी लगता है, यानी कि दांत और मसूड़ों से इसका उच्चारण होता है। तो सौ, रॉ, लॉ, ये तो आपको 3 ही हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों 9, ठीक है, 9 भी क्या होता है? वत्स्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सौ, रॉ, लॉ और 9 इनको दोस्तों क्या माना जाता है? वत्स्य व्यंजन माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सरल करके याद रखते हैं आप, सरल नौ करके आप याद रख सकते हैं। ये वत्स्य व्यंजन हमारे होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन भी आएंगे तब भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें प्रयत्न के आधार पे, तो प्रयत्न के आधार पे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण फिर 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्वास की मात्रा या प्राणता के आधार पर, जिसमें हम अल्प प्राण, महाप्राण ये सब कुछ पढ़ते हैं। और दूसरा होता है स्वर तंत्री में श्वास के गूंज या घोष या कंपन के आधार पर, उसमें हम सघोष और अघोष पढ़ते हैं। और वैसे व्यंजनों का वर्गीकरण देखा जाए तो नॉर्मली 3 प्रकार से किया जाता है या 4 प्रकार से किया जाता है। स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 होते हैं, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन जिसमें 4 होते हैं, य, व, र, ल। उसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों, इसमें भी 4 होते हैं, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और ह और उच्छिक्त मंदन यानी कि अणो और अढो। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताई दिया, य, व, र, ल होते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, य दोस्तों स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, बाकी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। वहीं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च्य, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसी के साथ साथ ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और ह, ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों वो जो है हमारा वह क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। य और व को अर्धस्वर कहते हैं। ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, इसलिए इन्हें अर्धस्वर या
यण स्वर कहा जाता है। रॉ को लुंठित कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ जो होती है तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। ठीक है। लौ को पार्श्विक बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हवा होती है जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है, इसलिए लौ को पार्श्विक बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और सभी अंतस्थ क्या होते हैं, सघोष और अल्पप्राण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बस एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। यो और ओलो किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजनों की। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इन्हें दोस्तों क्या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन में ही एक स्पर्श संघर्षी करके आता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो 4 होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से, ये वाला 100 होता है, जिसे इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालवी 100 कहा जाता है। मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। दूसरा होता है दोस्तों इस प्रकार का 100 होता है, ये क्या होता है, इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य से बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये वाला 100 होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए दंत 100 बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा हो। ये 4 हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण तालवी से होता है, इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है। और हो का उच्चारण दोस्तों किससे होता है, हो का उच्चारण कंठ से होता है। हो को क्या बोलते हैं, स्वरतंत्री, काकल्य और अलीजीवी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें। अब इसमें से दोस्तों जो पहले के तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंत्य 100 हैं, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, यह अघोष महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो दोस्तों हो आता है, हो क्या होता है, हो होता है हमारा सघोष महाप्राण। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सभी उसमें व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सभी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष और अल्प प्राण होते हैं। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि सभी ऊष्म व्यंजन या सभी संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। 100 हो। ठीक है, जिसमें से दोस्तों तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंत्य 100 यह अघोष होते हैं, और हो जो हमारा तो क्या होता है, सघोष होता है। यहाँ से बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि जिस प्रकार से सभी अंतस्थ व्यंजन दोस्तों क्या है, सघोष अल्प प्राण हैं, उसी प्रकार से सभी ऊष्म व्यंजन दोस्तों क्या होंगे, अघोष महाप्राण होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंत्य 100 यह दोस्तों क्या होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। जबकि हो दोस्तों क्या होता है, सघोष महाप्राण होता है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान पर घर्षण या रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है और हमारे मुंह के अंदर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है। इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अभी सघोष क्या होता है, देखिए मैं आपको सघोष बता रहा हूँ। तो सघोष दोस्तों ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी क्या होती है, या जिनके उच्चारण करते समय हमारे स्वरतंत्री होती है दोस्तों, उसमें कंपन या गूंज उत्पन्न होती है, उसे सघोष कहते हैं। जहाँ पर कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सघोष और अघोष कैसे होते हैं। ऐसे अल्पप्राण महाप्राण होता है, जिसमें हमारे मुंह से वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो वो अल्पप्राण होता है। जब अधिक मात्रा में मुंह से वायु बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण यानी कि जिसके उच्चारण में हमें ज़्यादा प्राण लग रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा हवा बाहर निकल रही है, वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों में भी जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वह क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है दोस्तों वह महाप्राण कहलाता है। ये हम आगे जाके बात करेंगे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए ऊष्म व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100 और हो। ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो गौ दोस्तों क्या है, इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100 किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100 क्या होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उच्चारण, आप एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंत्य 100 ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, लौ दोस्तों ऊष्म व्यंजन नहीं है। लौ क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100 ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है,
ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वही क्वेश्चन है दोस्तों बार बार। देखिए ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो ह दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। और महाप्राण और सघोष वर्ण कहा जाता, महाप्राण और सघोष वर्ण इसको कहा जाता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। उच्चारण की दृष्टि से तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंती स्व क्या है दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंती स्व और ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों अगले हमारा कॉन्सेप्ट है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं संयुक्त व्यंजनों से, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करते हैं, एक तो विच्छेद करने को आता है, तो विच्छेद वाले प्रश्नों में विशेषतः हमें इसका ध्यान देना होता है, और साथ ही इनके 4 एग्जाम्पल देके आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, दो व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है, च्यौ, त्रौ, ज्यों और स्रो, ये दोस्तों 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनका ये आता है कि किस प्रकार से यह इनका विभाजन होता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से मिलकर बने होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा था। सबसे पहले दोस्तों आपको याद है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, च्यौ, त्रौ, ज्यों और स्रो, ठीक है। इसमें से दोस्तों अगर बात करें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो गया च्यौ, त्रौ, ज्यों और स्रो, ठीक है। च्यौ किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों, क, धन, सौ, इससे हमारा क्या बनेगा, च्यौ बनेगा, ठीक है। त्रौ की बात करें दोस्तों तो तौ हलंत धन रौ, इससे मिलकर त्रौ बनेगा। ज्यों की बात करें दोस्तों तो जौ हलंत प्लस यों, ये वाला यों दोस्तों, कौन सा वाला यों कह रहा हूँ मैं, तालव्य वाला, जो तालव्य का लास्ट वाला अनुनासिक वाला यों होता है वो जुड़ता है, ठीक है। और स्रो में बात करें दोस्तों तो सौ धन रौ, इस प्रकार से दोस्तों इनका क्या होता है, विच्छेद होता है, या इस प्रकार से हमारे ये संयुक्त व्यंजन मिलकर बनते हैं। क और सौ से मिलकर दोस्तों च्यौ बनता है, तो और रौ से मिलकर त्रौ बनता है, जौ और यों से मिलकर ज्यों बनता है, और सौ और रौ से मिलकर दोस्तों स्रो बनता है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में अभ्यर्थी जो होता है ना गलती करके आता है, क्योंकि वो क्या, उसको पता तो होता है क धन सौ से, अब ये भूल जाता है कि ये कौन सा सौ था, यहाँ पे कौन सा सौ था, ये स्रो में कौन सा सौ था, यहाँ पे त्रौ में कौन सा रौ था, या ज्यों में कौन सा वाला यों था। तो ये आपको विशेषता याद रखना है कि जो च्यौ है वो क धन सौ से मिलकर बना होगा। कौन सा वाला सौ है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा मूर्धन्य सौ, क और मूर्धन्य सौ से मिलकर च्यौ बनेगा। त्रौ तो और रौ से मिलकर बनेगा, ज्यों जो है जौ धन यों से मिलकर बनेगा, और स्रो जो है दोस्तों तालव्य सौ और रौ से मिलकर बनेगा, ये आपको याद रखना है। या इनका विभाजन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क हलंत धन सौ हलंत, अगर आप सौ को ऐसे नहीं, सौ हलंत धन औ, कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है, तो हलंत के बाद में रौ हलंत धन औ त्रौ, ठीक है। ऐसे यों हलंत धन औ, रौ हलंत धन औ, इस प्रकार से भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और बनता है, प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि हिंदी शब्दकोश में च्यौ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, इस प्रकार से बनेगा। हिंदी, याद रखिए, सुनिए ध्यान से दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश की बात हो रही है, मैं च्यौ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, तो च्यौ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है दोस्तों, क के बाद में आता है, क्योंकि क धन सौ से मिलकर बना होता है च्यौ, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा हिंदी शब्दकोश में त्रौ का जो क्रम है किस वर्ण के बाद में आता है, तो त्रौ का जो क्रम है दोस्तों किसके बाद में आता है, तो के बाद में आता है, ठीक है। ऐसे हिंदी शब्दकोश में ज्यों का जो क्रम है वह किसके बाद में आता है, जौ के बाद में आता है, जौ के बाद में आता है, ठीक है। और स्रो का जो वर्ण है या स्रो का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में, तो सौ के बाद आता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी शब्दकोश में, कि अगर पूछा हिंदी शब्दकोश की बात करें कि छौ का क्रम किसके बाद में आएगा, क के बाद में आएगा, त्रौ का किसके बाद में आएगा, तो के बाद में आएगा, ज्यों का जौ के बाद में आएगा, और स्रो का सौ के बाद में आएगा। वीडियो के एग्जाम में 2 से 3 बार यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको इनका वर्गीकरण करना है। अब इनके क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि त्रौ किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना होता है, तो त्रौ दोस्तों मैंने आपको बताया था तो धन रौ। आप देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका शुद्ध व्यंजन हो जाएगा बिना स्वर का, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा मूल व्यंजन हो जाएगा। त्रौ देखिए, तो हलंत धन रौ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा त्रौ हो जाएगा। अब आदमी क्या होता है, उसे तो धन रौ तो याद रहता है, अब वो कभी ये वाला रौ मार के आ जाता है, कभी जल्दीबाजी में ऑप्शन डी मार के आ जाता है। तो याद रखना है त्रौ किन वर्णों के सहयोग से मिला है, तो हलंत धन रौ से मिलकर दोस्तों हमारा त्रौ बनाया। च्यौ त्रौ ज्यों स्रो
4 संयुक्त वर्ण होते हैं, इन्हें दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी रचना 2 व्यंजनों से के मेल से हुई है। ठीक है, तो छ जो होता है क और सौ से मिलकर बना जाता है, ये आपको याद रखना है। त्र जो होता है तो हलंत धन रौ से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो होता है जौ हलंत धन यों से मिलकर बना होता है। और स्रो जो होता है सौ हलंत धन रौ से मिलकर बना होता है। ये सौ आपको याद रखना है, ये वाला यों आपको याद रखना है, और ये वाला सौ आपको याद रखना है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। ठीक है, या कभी कभी आपको ऐसे ना तोड़ के विभाजित ना करके ऐसे करके दे देगा, क हलंत धन सौ हलंत धन औ, ये भी दोस्तों सही है, ये भी विच्छेद क्या है, सही है, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यार तो ऑप्शन ही नहीं आया, तो यही 100 को नॉर्मली इस 100 को इसने फिर तोड़ दिया 100 हलंत और ओ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छ किसके वर्ण के योग से मिला है, तो छ क धन 100 के योग से मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चनों की। इसी प्रकार से इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सा है दोस्तों, स्रो है। कौन सा, स्रो आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 100 हलंत धन रौ से मिलकर ये बना रहता है। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन ग्यो बनता है दोस्तों, तो जौ हलंत धन यौ से मिलकर हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन ग्यो बनता है। और शब्दकोश में ग्यो का उच्चारण किसके बाद में आता है, जौ के बाद में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे दोस्तों विच्छेद है, इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, स्व हमारा क्या हो जाए, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये क्या कौन सा, मूर्धन्य स्व होता है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों के हैं संयुक्त व्यंजन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्रो एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन 2 वर्णों से सम्मिलित होता है। ठीक है, स्रो जो होता है दोस्तों किस किस से मिलकर बना होता है, स्रो दोस्तों स और रौ वर्णों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो 2 व्यंजन दोस्तों जब एक साथ मिल जाते हैं तो यह कहलाते हैं दोस्तों क्या, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, छ त्र ज्ञ और स्रो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दोस्तों इसमें से कौन सा, यो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यो क्या हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो नासिक के और अनुनासिक दोस्तों आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है वह नासिक या अनुनासिक कहलाता है। जैसे कि ये वाला ङ, यों, ड़, नौ और मौ, ये आपको विशेषतः याद रखना है। इनसे किसी भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती है, ये भी इनके बारे में एक फैक्ट कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो होती है लेकिन अमूमनली। ठीक है, जैसे ङ से कोई वर्ण शुरू होते नहीं होता है, यों से नहीं होता है, अणौ से नहीं होता है, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी नौ और मौ से तो हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछा गया, कौन सा नासिक की व्यंजन दोस्तों इसमें से नहीं है। ठीक है, तो नासिक की व्यंजन कौन सा नहीं है, थौ दोस्तों नासिक की व्यंजन हमारा नहीं है। ठीक है, थौ क्या है, दंती व्यंजन है, जबकि यों, मौ और नौ क्या है, नासिक की व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 5 नासिक के व्यंजन हैं, ङ, यों, ण, नौ और मौ। ङ को कंठी कहते हैं, यों को तालवी कहते हैं, ण का मूर्धन्य होता है, मौ का ओष्ठ से उच्चारण होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं। तो जब 2 समान व्यंजन दोस्तों आपस में मिलते हैं तो यह दोस्तों क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, द्वितीय व्यंजन कहलाता है जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, लेकिन जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों युग्मक ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है क्या हमारा संपृक्त ध्वनि होता है। वह क्या होता है, जब एक ही ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे दिक्कत और अक्षुण्य। ठीक है, ऐसे देखिए क आ गया ना, णौ आ गया ना, तो प्रश्न बन जाएगा इस हिसाब से। इस प्रकार का ऑप्शन दे देगा, या मक्कार दे देगा, क आ जाएगा मक्कार, तो यह क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, और इसे युग्मक भी कहते हैं। लेकिन जब एक ही ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे कि चंबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ क्या होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है हमारे, मेनली जो 2 भिन्न व्यंजनों के संयुक्त से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और संयुक्त व्यंजनों को ही व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यारी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्यारी आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्यारी याद रखना है आपको। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयुक्त से बनते हैं, क्यारी, कच्चा, प्याला, कत्था इत्यादि, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। ये भी आपको